नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। वैश्विक पर्यावरणीय संस्था जो है, जो मुद्दों के लिए स्थापित संस्था है, उसमें हम लोग अब तक 3 संस्थाओं को पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप को देखने जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का फोटो लगाए हैं क्योंकि अभी का करंट यही है। 2 महीने के बाद फिर कोप 28 जब आएगा तब ये बनेगा। अब आइए, सबसे पहले कोप 27 क्यों चर्चा में आया? तो सबसे पहला ये है कि 6 से 20 नवंबर 2022 को इजिप्ट के शर्म अल शेख में यूएनएफसीसी का कोप 27 सम्मेलन हुआ था। इसका मतलब कि इस साल फिर यही नवंबर महीना में कोप 28 का सम्मेलन होगा। अभी सब बताएंगे कहाँ होगा, कौन मेजबान देश होगा, ये सब। तो पहला चर्चा में कारण क्या बना? तो 6 से 20 नवंबर 2022 को इजिप्ट के शर्म अल शेख में यूएनएफसीसी का कोप 27 सम्मेलन संपन्न हुआ। आप पिछले लेक्चर को याद करिएगा तो हमने पढ़ाया है आपको कि यूएनएफसीसी का गवर्निंग निकाय है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब ये दूसरा चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो एक नया शब्द है लॉस एंड डैमेज, अभी बताते हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करते हुए लॉस एंड डैमेज को आधिकारिक रूप से एजेंडे में शामिल किया गया। आगे बताएंगे लॉस एंड डैमेज क्या है, कि भाई जो लॉस करेंगे उसका डैमेज भरना होगा, ठीक है। तो पहली बार क्या देख रहे हैं कि इसको आधिकारिक रूप से एजेंडे में शामिल किया गया है। तो इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए लॉस एंड डैमेज को आधिकारिक रूप से एजेंडे में शामिल किया गया। ये दूसरा कारण है जिससे कि ये चर्चा में रहा उस समय। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले अभी जो आपको थोड़े देर पहले बताए वही कि ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, बल्कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, यूएनएफसीसी का एक सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। अभी थोड़ा देर पहले ही आपको ये बात बताए कि यूएनएफसीसी का ये सबसे ऊंचा मेन जो है ये डिसीजन मेकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस है। अब इसमें है क्या? तो यूएनएफसीसी में जितने लोग साइन किए हैं वो सभी देश कोप में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएनएफसीसी से जितने भी देश जुड़े हुए हैं वो सभी कोप में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्रतिनिधित्व देते हैं। अगला, कोप में क्या होता है? तो जो पक्षकार देश है, पार्टी कंट्री, यूएनएफसीसी के एक्सिक्यूशन और कोप के द्वारा अपनाए गए किसी भी कानूनी मुद्दों को समीक्षा करते हैं। मतलब यहां कोप में क्या होता है? यूएनएफसीसी से जो जुड़ा हुआ देश है वो यूएनएफसीसी का जो भी एक्सिक्यूशन है और कोप में जो भी निर्णय लिया गया है उसके कानूनी मुद्दों का यहां पर असेसमेंट होता है, समीक्षा होता है। ये
पर्यावरण में आप पढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये संस्था सब मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो पर्यावरण आपका आज कंप्लीट हो गया। 50 घंटा से ज्यादा आपका खाली हम पर्यावरण पढ़ाए हैं, इसको छोड़कर। तो ये जो संस्था सब पढ़ाएंगे वो मिला देंगे तो लगभग 65 से 70 घंटा आपका बनेगा खाली पर्यावरण का लेक्चर। अब आइए आगे। कोप में पक्षकार देश यूएनएफसीसी के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं। कोप में होता क्या है, तो यूएनएफसीसी का जो भी मान लीजिए कि एक्सिक्यूशन है वो एकदम प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव तरीके से वो एक्शन कैसे हो, उसके लिए ये लोग आवश्यक निर्णय लेते हैं। अब आपके मन में इतना जानने के बाद एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कोप की बैठक कब होती है। तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेटिक संस्था है तो वहां तो हो सकता है कि बहुमत पर कुछ भी निर्णय ले लिया जाए। तो अगर कोई विशेष निर्णय नहीं होता है, देखिए जब तक कि पक्षकार देश अन्यथा निर्णय ना ले ले, कोप का बैठक प्रत्येक वर्ष होता है, यानी एवरी ईयर होता है। यानी मान लीजिए कि कोरोना, अगर उसमें सारे कंट्री कह दें कि नहीं अभी नहीं होना है तो उस साल नहीं होगा। तो उसी तरह यहां इसीलिए कहा कि सारे पार्टी कंट्री अगर कोई नया निर्णय ना लेता है तो कोप का बैठक हर एक साल होता है। ठीक है, अब आइए, जब तक कि पक्षकार देश किसी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करते, मतलब कोप 27 से जितने देश जुड़े हैं उनमें से कोई एक देश, अभी देखेंगे पूरा लिस्ट, होस्ट करने के लिए अपना दावा रखता है। तो अगर कोई साल कोई देश ऐसा दावा नहीं रखा तो कोप के जो सचिवालय है जर्मनी का बॉन शहर में, वहीं पर इसका सम्मेलन बुलाया जाता है। अगर कोई देश मेजबानी करने का पेशकश किया, उसको सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया तो फिर वही देश में होगा। लेकिन अगर कोई साल ऐसा हो कि कोई भी देश जो है वो इसकी मेजबानी से मना कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि जर्मनी के बॉन शहर में, जो कि इसका सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, वहां कोप का सम्मेलन होगा। अब आइए, कोप का पहला जो बैठक था वो 1995 में हुआ था। कहां पे? तो जर्मनी के बर्लिन शहर में। अगर आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के द्वारा सवाल पूछेगा तो आपको 3 स्टेटमेंट ऐसे ही दे देगा कि कोप का सचिवालय जर्मनी के बॉन में है। दूसरा, कोप का प्रथम सम्मेलन जर्मनी के बॉन शहर में ही हुआ था, देखिए है बर्लिन। और तब कह दे कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं या है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब आइए, कहता है कि यूएन का, यही है कि एक नहीं जानिएगा तो दूसरा दिक्कत होगा। तो यूएन का 5 जगह पे अस्थायी कार्यालय होता है देश में, जो घूमते रहता है। 5 मान्यता प्राप्त वो क्षेत्र है, कभी अफ्रीका में, कभी एशिया में, कभी लैटिन अमेरिका में और कैरेबियन देश में, कभी मध्य और पूर्वी यूरोप में, कभी पश्चिम यूरोप में, या कोई विशेष जगह में। तो वैसे ही कोप का भी प्रेसिडेंसी जो है वो यूएन के यही 5 मान्यता प्राप्त क्षेत्र के बीच में घूमता रहता है। वो क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, मध्य और पूर्वी यूरोप, अब पश्चिमी यूरोप और अन्य। देख लीजिए, हमेशा ये YouTube पर भी जा रहा है, लोग बढ़िया से सुन रहे होंगे, लेकिन जो सही बात है वो एकदम सही है। लोग कहता है
वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना नहीं चाहिए, अरे उसमें से 2 क्वेश्चन आता है। आज जरा सोचिए कि अगर लड़के को लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं उसकी जानकारी ना हो, कैरेबियन द्वीप समूह के देश में कौन कौन से देश आते हैं अगर उसको वो जानकारी ना हो, मध्य और पूर्वी यूरोप में कौन कौन सा देश शामिल है अगर उसको ये मालूम ना हो, पश्चिम यूरोपी में कौन से देश आते हैं ये नहीं मालूम हो वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो यहाँ तो वो भी वैसे ही घूमने लगेगा जैसे यूएन के 5 मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में कोप घूमता है। इसीलिए हमेशा जो है मैं अपने क्लास में जब से पढ़ा रहा हूँ यही कहता हूँ, करंट बाद में, पहले ट्रेडिशनल की तैयारी मजबूती से हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी से परीक्षा को देख करके कि 2 प्रश्न आता है या 1 प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी इतने जगह आपको मदद करेगा कि उसको आपको कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना ही चाहिए। अब आइए आगे देखें। चलिए कोई बात नहीं है, अहमदाबाद में अपना ब्रांच है, 2 तारीख से जो है 3 दिन का डेमो लेक्चर है। ज्योग्राफी से ये लेक्चर शुरू होगा, दोपहर को 3 से 5 का टाइम है। अब बाकी जिनको करना है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप वगैरह करके पता कर सकते हैं। अब आइए अपने मेन जाने कोप 27 के बारे में। सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ था और कब हुआ ये जानना जरूरी है। तो 6 से 20 नवंबर 2022 को इजिप्ट के शर्म अल शेख में कोप 27 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कोप 27 का सम्मेलन अगर साल बीत जाए, आप 1 साल बाद परीक्षा दें तो इतने है काफी कि नवंबर 2022 में इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ था। ध्यान रखना है, कोप के अध्यक्ष ही ये एक आपको बेसिक बता रहे हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो कोप 27 का अध्यक्ष कौन होगा? तो जिस देश में आयोजित हो रहा है उस देश का पर्यावरण मंत्री होगा। तो जिस समय कोप 27 का आयोजन हुआ उस समय इजिप्ट का पर्यावरण मिनिस्टर यास्मीन फौद थी। तो इस कोप 27 की अध्यक्षता इजिप्ट की पर्यावरण मंत्री यास्मीन फौद ने किया था। अब आइए कोप 27 का थीम क्या था? बहुत बड़ा थीम है, देखिए, वित्त पोषण, विज्ञान, युवजन और भावी पीढ़ियां, विकार्बनीकरण, अनुकूलन व कृषि, लैंगिक मुद्दे, जल युवजन व नागरिक समाज, ऊर्जा, जैव विविधता और समाधान एंड सॉल्यूशन। इतने सारे मुद्दों के साथ हम लोग समाधान कैसे करेंगे, उस समाधान के बारे में आपको यहां पर इसको थीम में कहते हैं। लेकिन कोप 27 जो है इसमें भारत अपना जो पवेलियन लगाया था एक अपना, उसमें उसका वो एक अपना नया थीम दिया था। तो क्या हुआ, कोप 27 का थीम तो याद करना ही पड़ेगा। हालांकि अब तो 28 आएगा, लेकिन पढ़ते क्रम में भारतीय पवेलियन में कोप 27 का थीम क्या था? तो कोप 27 का थीम था लाइफ डैश लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। लाइफ डैश पर्यावरण की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट। अब आइए कोप 27 का अचीवमेंट क्या रहा, उपलब्धि जिसको कहते हैं। सबसे पहला जो आप चर्चा में पढ़े थे, अब जानिए कि कमजोर देशों के लिए लॉस एंड डैमेज की स्थापना, ये है क्या?
देखिए क्या है, सबसे पहला जानिएगा कि इस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। ये क्या है सुनिएगा, जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण जो कमजोर देश है उसको जो नुकसान होगा उसको क्षतिपूर्ति किया जाएगा। लॉस एंड डैमेज का मतलब यही हुआ कि जो ताकतवर देश है उसके द्वारा जो पर्यावरण को लॉस पहुंचाया गया, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो गया, और उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो कमजोर कमजोर देश को जितना नुकसान होगा उसका मुआवजा मजबूत देशों को देना होगा, क्षतिपूर्ति उस मजबूत देश को करना होगा। हो गया, चलिए आगे बढ़े। इसमें माने खाली क्षतिपूर्ति का मतलब क्या क्या, संपत्ति की आर्थिक क्षति, आजीविका का ह्रास, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का विनाश भी शामिल है। मतलब इतने चीजों को कवर किया जाएगा कि संपत्ति की आर्थिक क्षति, आजीविका का ह्रास, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों का जो विनाश होगा उसका क्षतिपूर्ति जो है देना होगा। अब आइए, ये 2013 में लॉस एवं डैमेज पर एक बनाया गया था तंत्र, लेकिन बिना फंडिंग के, उसमें पैसा कोई नहीं दिया। आप बोलिए, तक 2013 में बिना फंडिंग के लॉस एवं डैमेज पर वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई थी, वारसा इंटरनेशनल सिस्टम। अब जब इसमें पैसे नहीं होगा तो लॉस का आप आकलन ही कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे आकलन करके, उसका कोई जवाब नहीं है। अब आइए, कौन कौन सा देश इस लॉस एंड डैमेज के फंड में एक तरह से अपना योगदान देने के लिए तैयार है। तो अब तक कनाडा कहा है, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और बेल्जियम का वालोनिया प्रांत जो है वो लॉस एंड डैमेज फंड के स्थापना में अपना इंटरेस्ट जगाया है। कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और बेल्जियम का वालोनिया प्रांत। ध्यान रखना है 28 में अब इसी का अगला स्टेप होगा। आप ये 27 आज पढ़ रहे हैं, कई लोगों को लगेगा कि 2 महीना बाद तो नया आने ही जा रहा है, इसी पर अगला गप होगा ना। 13 में बिना फंडिंग के लॉस एंड डैमेज बना था, तब भी ना आज जो है उस पर आगे की बात हो रही है। तो ध्यान यही रखना है कि पिछला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ही मुद्दे पर अगला गप होगा। अब आइए, इस फंड से संबंधित चिंता क्या है, बना तो दिया। तो पहला है कि 2013 में जो फंड बना, बार बार उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुआ। फंड तो बना दिया गया, लेकिन फंड में कौन देश कितना पैसा देगा, उसका कहां पर जो है यूटिलाइजेशन होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी आप क्या पढ़े, इन देशों ने इच्छा व्यक्त की है, यानी कि कुछ देश ही इसमें योगदान दिया है, और वो भी नेग्लिजिबल, नाम मात्र, मैंने इतना ही दिया होगा कि उससे उसी क्या कहते हैं उसका लॉस एंड डैमेज को चलाने वाले लोगों का स्टाफ पगार निकलेगा कि नहीं निकलेगा स्टाफ का, वो भी समस्या हो सकता है। कहता है कि देखिए चिंता, कह तो दिए कि संपत्ति का आर्थिक क्षति, आजीविका का ह्रास, लेकिन इतने चीजों को मापने के लिए प्रक्रिया क्या होना चाहिए उसका कोई निर्धारण नहीं किया गया। मतलब सभी प्रकार की क्षति को मापने के लिए जिस प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है
उस प्रक्रिया पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब आइए देखें भारत इस पर क्या इनिशिएटिव लिया है। भारत की पहल, हम लोग अभी कोप 27 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। भारत जो है इसके लिए एक नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज फंड NAFCCF ये जो है भारत बनाया है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये फंड गलत लिखा गया है, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC का जो है, ये देखिए यहां भी यही लिखा है, भारत गठन किया है। दूसरा, भारत ने एक बनाया है नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड NCEF, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष ये बनाया है। इसके बाद देखिए भारत बनाया है नेशनल एडेप्टेशन फंड NAF, नेशनल एडेप्टेशन फंड NAF, राष्ट्रीय अनुकूलन कोष। सात अक्टूबर और 8 अक्टूबर को मॉर्निंग 10 से 12 और 12:30 से 2:30 योजना कुरुक्षेत्र और हिंदू पेपर के टॉपिक को कवर करने वाला करंट अफेयर्स का एक कोर्स जो यूपीएससी जीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगा, ये शुरू कर रहे हैं। अब आइए सेकंड है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। पहला क्या था, ये देखिए, पहला था फंड लॉस एंड डैमेज वाला, कमजोर देश के लिए। तो इसका पहले क्या किए हम लोग, फंड से संबंधित चिंता बताए। फिर हम लोग क्या किए, इस पर भारत का इनिशिएटिव क्या है। अब देखें टेक्नोलॉजी पर जो है क्या बातचीत हुआ। तो विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मतलब क्लाइमेट में प्रॉब्लम तो है, हमारे जो है जीवाश्म ईंधनों के बार बार जो है जलाने से। सोलर एनर्जी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए कि सोलर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी अगर गरीब देश के पास नहीं है तो वो कैसे लागू करेगा। इसीलिए कह रहा है कि विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया 5th ईयर प्लान जो है वो लागू किया गया। तीसरा है मिटिगेशन, सेकंड हो गया प्रौद्योगिकी, तीसरा है उपलब्धि मिटिगेशन, समन। कहता है कि ये जो है 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 संवाद का आयोजन किया जाएगा। मिटिगेशन प्रोग्राम जो है उसको 2030 तक रखना है और उसमें हर साल कम से कम यानी 6 महीने पर एक डायलॉग जो है वो सभी देशों के बीच होगा। दूसरा, सरकारों से अनुरोध है कि वे 2023 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजना में 2030 के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करें। माने समन का मतलब, मिटिगेशन का मतलब यही है कि 2030 में हम जलवायु 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ने दें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर सभी राष्ट्र सरकार अपने राष्ट्रीय जलवायु योजना को देखे कि टेम्परेचर को कम करने के लिए 2023 तक वो कहां तक काम किया, 30 तक अगर वो उसमें नहीं कोई पॉलिसी बदलता है तो कहीं उसके देश में जलवायु में ये वैश्विक गर्मी में 1.5 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर ना हो जाए, वो अपनी योजनाओं में पुनर्विचार करे। कहता है वर्ष 2030 तक
मिटिगेशन महत्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की शुरुआत। मतलब गर्मी को खत्म करने के लिए, शमन करने के लिए हमको एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की जानी चाहिए। ये हमको जो है इस मिटिगेशन पर काम करना है। अब आइए ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है। कहता है कि इसमें प्रतिनिधियों ने प्रथम वैश्विक ग्लोबल स्टॉक टेक की दूसरी तकनीकी वार्ता का आयोजन किया। टेक यानी टेक्नोलॉजी, स्टॉक माने जो उसके पास है, तो जो भी टेक्नोलॉजी उसके पास है उसके सेकेंड टेक्नोलॉजी डायलॉग का जो है वो लोग शुरुआत किया। दरअसल उसका नाम था क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023, जिस पर कि ये लोग पूरे विश्व में पर्यावरण को खराब ना हो उसके लिए जिस जिस टेक्नोलॉजी को स्टॉक करके रखा था उसके सेकेंड टेक्नोलॉजिकल डायलॉग का जो है आयोजन किया। अब आइए दूसरा, कहता है कोप 28 में, देख लीजिए अब अगला कैसे इससे जुड़ा हुआ है। कोप 28 में स्टॉक टेक के समापन के पूर्व 2023 में क्लाइमेट एम्बिशन समिट का आयोजन। मतलब कि कोप 28 के पहले वो जो दूसरा वार्ता करना है वो इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 के माध्यम से पूरा कर लेना है, कोप 28 के पहले। फिर कहता है पेरिस समझौते के उद्देश्य और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दुनिया की सामूहिक प्रगति आकलन की प्रक्रिया ग्लोबल स्टॉक टेक है। अब आपको परिभाषा बता रहा है कि ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है। तो पेरिस समझौता जो हुआ था और उस पेरिस समझौता का जो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना था, तो वही टेम्परेचर कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, उसमें दुनिया के द्वारा जो सामूहिक प्रगति किया गया है अपने टेक्नोलॉजी में, इंडिया कुछ किया, चाइना कुछ किया, अमेरिका कुछ किया, उसी को कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी का स्टॉक। पेरिस समझौते के अंतर्गत जो जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था उसको पूरा करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरा वर्ल्ड जो है अपने यहाँ किया, सबको मिलाकर के इकट्ठा कह दिए ग्लोबल स्टॉक टेक। अब आइए पांचवा, कोप 27 की उपलब्धि, शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा। कहता है वर्ष 2030 तक सर्वाधिक संवेदनशील समुदाय में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलेपन बढ़ाने के लिए 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना। शब्द पकड़िएगा, भाषा तो कहीं से उठा लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो इंडिया ब्यूरो में लिखा होगा। तो कहता है 30 तक वो समुदाय जो सर्वाधिक संवेदनशील है, यानी व्यक्ति की बात कर रहा है, जिसमें 4 अरब लोग शामिल हैं, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन होने वाला है सबसे ज्यादा उन पर ही असर पड़ने वाला है। और आपको ट्रेडिशनली पढ़ाया जा चुका है कि वह समुदाय गरीब है, पढ़े हैं, सूखा, चक्रवात, बाढ़, इस सब का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? भूस्खलन, भूकंप, जो सबसे ज्यादा गरीब है। तो क्या कहेंगे कि 2030 में अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुका तो उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 4 अरब लोग हैं उनके लिए लचीलापन बढ़ाने का मतलब हुआ कि वो उस घटना से कम गरीबी का शिकार हों। अगर सूखा पड़ जाए
तो कम से कम लोग भूखे रहने पर मजबूर हों, तो यही हुआ लचीलापन बढ़ाने। तो 30 एडेप्टेशन रिजल्ट जो हो सकता है, मतलब कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे जो संवेदनशील समुदाय है उसको किस तरह से हम मोड़ें जिससे कि उस पर इसका असर कम पड़े, ऐसा 30 एडेप्टेशन परिणाम की रूपरेखा आउटलाइन तैयार की गई है और उस पर जो है हम काम कर रहे हैं। अब आइए छठा, नाम है एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस इनिशिएटिव, जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्रवाई। देखिए, कहता है जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधान के रूप में ये जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए शुरू किया गया है। अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा किस किस चीज के लिए हम परेशान होंगे? सबसे पहले होगा पानी। या तो कहीं इतनी बारिश हो जाएगी कि वो पानी बाढ़ के रूप में हो जाएगा, तो भी अपने काम का नहीं। कहीं इतना सूखा पड़ जाएगा कि हम पानी के लिए तरस जाएंगे। तो पानी के महत्व को यहां प्रतिबिंबित करने के लिए ये प्रोग्राम अवेयर शुरू किया गया। नाम ही है वाटर एक्शन ऑन। किस पर एक्शन लेना है? वाटर एडेप्टेशन एंड रेसिलेंस इनिशिएटिव, ये जो है। तो वही ग्राउंड वाटर बढ़ाएंगे, पानी को जो है मैनेजमेंट करेंगे, इन सब चीजों पर इसमें काम होगा। अब आइए अगला है ACMI, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल। कहता है यह कार्बन क्रेडिट का समर्थन करने और अफ्रीका में नौकरी उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या है। तो कार्बन क्रेडिट जो है, कार्बन का क्रेडिट के रूप में रखना। तो कार्बन क्रेडिट जो है उसको सपोर्ट करने के लिए प्लस अफ्रीका में इस पैसे से कैसे आप रोजगार उत्पन्न करेंगे, उसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है और उसका नाम है अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। अब आइए अगला GNRA, ये है COP 27 का उपलब्धि, ग्लोबल नॉन रिन्यूएबल अलायंस। कितना अच्छा तो है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या कहते हैं, सॉरी ये जो है, हाँ, नॉन रिन्यूएबल, वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन। वर्ल्ड लेवल पर जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए हम लोग कैसे उससे निपटने के लिए, नाम है नॉन रिन्यूएबल, लेकिन उससे निपटने के लिए कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, वो है GNRA। अब आइए COP 27 के सम्मेलन में घोषणा क्या क्या हुआ। पहला, UN महासचिव अगले 5 साल में विश्व के प्रत्येक आबादी को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 3.1 अरब डॉलर के योजना की घोषणा की। यानी अगला 5 साल में इस क्लाइमेट चेंज से क्या होगा ये कहना मुश्किल है, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए उस समय लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए 3.1 अरब डॉलर जो है वो पहले से इसको रखिए। दूसरा, ग्लोबल शील्ड के खिलाफ, जलवायु खतरों के खिलाफ G7 अब V7 ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक ग्लोबल शील्ड का शुरुआत किया। ये बहुत हेवी लग रहा है आपको सेंटेंस, इतना ही सोचना है कि G7 ये V7 का मतलब है वल्नरेबल, V20 का मतलब वल्नरेबल 20, कि ये जो है सबसे ज्यादा यही कार्बन एमिशन 20 देश कर रहा है।
तो इन दोनों ने कहा कि हम सब मिलकर के $200 मिलियन का जो है एक फंड बना रहे हैं, जिससे जलवायु खतरों से हम निपटने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है। तीसरा कहा कि 2030 तक जंगल के क्षति और भूमि के क्षरण के रोकथाम के लिए एक फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। माने एक देश अगर फॉरेस्ट को क्या कहते हैं क्षति होने से या भूमि के क्षरण से रोकने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, तो वो दूसरे देश को भी पार्टनरशिप बनाएंगे, तो उसको वो सूचना या टेक्नोलॉजी देगा। आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन जो है वो पढ़ ही चुके हैं ट्रेडिशनली। तो कहता है वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के संरक्षण और विकास के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है। एक है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप और दूसरा है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसके लिए जो है हमने अलायंस किया है। तो एक देश दूसरे देश को बताएगा कि कैसे मैंग्रोव जंगल का संरक्षण किया जाए और उसको कैसे डेवलप किया जाए। देख लीजिए अलायंस कैसे कैसे बना रहे हैं। एक हमने पहले फॉरेस्ट के लिए बनाया, उसके बाद मैंग्रोव को बचाने के लिए बनाया, अब हम सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इंटरनेशनल ड्राउट रेसिलेंस अलायंस की शुरुआत की गई है। मतलब कि गठबंधन, एक देश जो बार बार सूखा से प्रभावित होता था, अगर वो अपने यहां उसके प्रभाव को कम करने या अपने सूखे की स्थिति में गरीब संवेदनशील समुदाय को बचाने के लिए कोई योजना चलाया है, तो वो इस अलायंस के द्वारा दूसरे देश को भी इसके बारे में बताएगा। तो उसका नाम पड़ा इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलेंस अलायंस। अब आइए एक आपदा राहत अवसंरचना गठबंधन बनाया गया। $50 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की गई है। देखिए CDRI फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देख लीजिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर, राहत का हुआ रेजिलेंट, अवसंरचना का हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सीलरेटर फंड की जो है स्थापना किया है। अब ये सब आप बैकग्राउंड जान गए हैं। देखिएगा कोप 28 जब आएगा, तब जब आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अब आइए एक मीथेन उत्सर्जन पर भी कुछ हो जाए। तो मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और निपटने के लिए मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स। देखिए अब तो 27 नहीं आएगा, लेकिन मान के चलिए मैंने 2 महीना बाद 28 आ जाएगा। अगर यही चारों दे करके कहता कि कोप 27 के उपलब्धियों में कितनों को शामिल किया जा सकता है, केवल 1, केवल 2, ऐसे करके आपको पूछ सकता था। मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स। अब कोप का सम्मेलन खाली जगह का नाम, ये आप लोग ये एक का चिंता मत करिए, आपके ग्रुप में डाल देंगे इसको, ठीक है। कोप 01 95 में हुआ है बर्लिन जर्मनी में। कोप 02 96 में हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कोप 03 97 में हुआ है क्योटो जापान में। कोप 04 98 में हुआ है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में।
कोप 05 99 में हुआ है, बॉन जर्मनी, माने इस साल कोई देश जो है कोई कोप का पार्टी नहीं मांगा होगा मेजबानी। कोप 6 2000 में हेग नीदरलैंड। कोप 7 2001 बॉन जर्मनी। कोप 8 याद रखना है 2002 दिल्ली भारत। कोप 9 2003 मिलान इटली। कोप 10 2004 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। कोप 11 2005 मॉन्ट्रियल कनाडा। कोप 12 2006 नैरोबी केन्या। कोप 13 2007 बाली इंडोनेशिया। कोप 14 2008 पोजनॉन पोलैंड। कोप 15 2009 कोपेनहेगन डेनमार्क। कोप 16 2010 कैनकन मेक्सिको। 17 2011 डरबन दक्षिण अफ्रीका। 18 2012 दोहा कतर। 19 2013 वार्सो पोलैंड। 20 2014 लीमा पेरू। 21 पेरिस फ्रांस। 15 में 2022 16 में मॉयकेच मोरक्को। कोप 23 17 में बॉन जर्मनी। कोप 24 18 में कटोविस पोलैंड। कोप 25 19 में मैड्रिड स्पेन। कोप 26 2021 ग्लासगो इंग्लैंड। कोप 27 22 में शर्म अल शेख मिस्र। और अब जो होने जा रहा है कोप 28 23 में दुबई यूएई में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। 29 में अभी कोई देश सामने नहीं आया है जो 24 में होगा। पूर्वी यूरोप के कई देश मिलकर अभी प्लान बना रहे हैं कि हम मिलकर के करेंगे। 30 जो 25 में होगा उसमें बेलेम ब्राजील में होना है। और 31 में फिर वही 2026 में ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप समूह के देश मिलकर प्लान बना रहे हैं कि हमको जो है अपने यहाँ करना है। तो फिर ये 2 का खाली जगह नहीं है। अभी सारा ध्यान केंद्रित करना है कोप 28 दुबई यूएई। बस 1 महीना बाद जो है ये होगा। अब आइए जो आपको बताने जा रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। जब इतना सम्मेलन आपको पढ़ा दें तब मानिएगा कि आपका पर्यावरण पूरा हुआ। कोप के साथ कितने जो हैं कन्वेंशन हुए थे, और ये सारे कन्वेंशन अंग्रेजी में ही लिखना जरूरी है। बेसेल कन्वेंशन, बेसेल समझौता, सब एक एक करके पढ़ेंगे। केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसे सब में अगर कोई साल हुआ रहे और नीट उट में एक आध 2 सवाल डाल दिया, बेचारा बर्मा बच्चा परेशान, क्या उसको थोड़े करंट पढ़ना है। अब देखिए 2012 हैदराबाद बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कोप 11 जो है वो अपने को बढ़िया से देखना है, ये अपने देश का है। 2022 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस को 15 का स्पेशल जो ये कॉन्फ्रेंस है इसको कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, Convention on the International Trade in Endangered Species of with Fauna and Flora, Convention on the International Trade in Endangered Species with Fauna and Flora, जो इंडेंजर्ड पादप और पशु है उसके जो है यहां से वहां देख रहे हैं ट्रेड करने में, बेचने में जो संधि किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी,
क्योटो प्रोटोकॉल, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, रामसर कन्वेंशन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, रोटेरडम कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, रोटेरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutant, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये है सिंबल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूएनसीएसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जहां छोटा ये करना हो तो यूएन करके काम चला लीजिएगा, ये पढ़ा ही दिए यूएनएफसीसी, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, देखिए ये अलग है, यूएनसीसीसी, एफ नहीं है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब आइए, हु फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, हु फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, तो ये आपका कोप था।